नमस्कार, मैं सरोज कुमार। द सभा में एक बार फिर से सभी का स्वागत है। मित्रों, ये सवाल बार बार उठता है कि आखिर कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों हार रही है। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, स्थानीय निकाय का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, कांग्रेस कोशिश करती है, माहौल बनाती है, मेहनत करती है। कई बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, मगर जब परिणाम आता है तो वो उसके अनुकूल नहीं होता। फिर राजनीतिक पंडित उसके पीछे तरह तरह के कारण बताते हैं, विश्लेषण करते हैं। कांग्रेस हार की समीक्षा करती है, हार के कारणों का पता लगाने के लिए कमेटियां गठित की जाती हैं और सारा मामला ले देकर जहां का तहां रह जाता है। और ये सवाल अनुत्तरित रह जाता है कि आखिर कांग्रेस चुनाव क्यों हार रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस बात को लेकर के चिंतित नहीं है, कांग्रेस चिंतित है, मगर जिस तरह के परिणाम आ रहे हैं उससे यही लगता है कि या तो कांग्रेस सही कारणों की पहचान नहीं कर पा रही है, या पहचान करने के बाद भी उसका निवारण नहीं कर पा रही है, या जो निवारण कर रही है निवारण का तरीका सही नहीं है। कुछ तो गड़बड़ है जिसके कारण अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहे हैं और बार बार वही ढाक के तीन पात सामने आ रहा है। कांग्रेस काफी कोशिश कर रही है, खासतौर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी। उन्होंने पूरे देश को अपने कदमों से नाप डाला, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। इसके बाद भी उनका जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है और अब कांग्रेस अपने सांगठनिक ढांचे में भी बदलाव करने जा रही है, जिला कमेटियों को अधिकार दे रही है, जिसकी शुरुआत राहुल गांधी ने गुजरात से कर दी है। यानी अधिकारों का विकेंद्रीकरण, उनकी जिम्मेदारी होगी, जवाबदेही होगी, यानी हर जिले में जीत हार के जवाबदेह और जिम्मेदार होंगे। जाहिर तौर पर इसका लाभ कांग्रेस को मिलना चाहिए, मगर जिस पार्टी के साथ, जिस संगठन के साथ कांग्रेस का मुकाबला है, आरएसएस और बीजेपी, सांगठनिक ढांचे के मामले में वो पन्ना प्रमुख के स्तर तक पहुंच चुकी है। इतना माइक्रो मैनेजमेंट है उसका संगठन का। तो अब इसके मुकाबले कांग्रेस का जिले स्तर का ये प्रयोग कितना सफल होता है, ये आने वाला समय बताएगा। इसके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। मगर अभी तक कांग्रेस ने जितने भी प्रयोग किए हैं, जितनी भी कोशिशें की हैं, उनसे वो परिणाम नहीं आया है जो अपेक्षित था। तो अब फिर वही सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए सबसे पहले आपको इस प्रश्न का उत्तर जानना पड़ेगा कि पहले कांग्रेस बार बार चुनाव क्यों जीतती थी। क्योंकि आज़ादी के बाद जितने भी चुनाव हुए 1977 तक, सारे चुनाव कांग्रेस जीती है। 1977 में पहला चुनाव ऐसा था जब देश में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, कांग्रेस चुनाव हार गई थी और उसके पीछे एकमात्र कारण था आपातकाल। आपातकाल लागू करने के कारण देश की जनता कांग्रेस से इतनी क्षुब्ध हो गई थी कि जब इंदिरा गांधी ने वापस आम चुनाव की घोषणा की, लोकतंत्र की बहाली की घोषणा की, 1977 के चुनाव में कोई कांग्रेस का झंडा बिल्ला लेने को तैयार नहीं होता था। और जिन लोगों ने 1977 का चुनाव देखा होगा वो इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे। शर्मनाक स्थिति थी कांग्रेस की। कहने का मतलब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में थी 1977 के आम चुनाव में। इसके बावजूद जब परिणाम आया तो कांग्रेस को वोट कितना मिला था? लगभग 35%। जनता पार्टी को लगभग 41% वोट मिले थे और उसने सरकार बनाई थी। अब आप जरा सोचिए कि जब कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में थी, उस समय भी कांग्रेस को 35% वोट मिले थे, 154 सीटें जीती थी। तो यहां सवाल उठता है कि आखिर वो 35% लोग कौन थे जिन्होंने उस दौर में भी, उस समय भी कांग्रेस को वोट दिया, कांग्रेस के साथ खड़े रहे। जाहिर तौर पर ये 35% वोट कांग्रेस का कोर वोट था। वो ऐसा वोट था, वो ऐसे लोग थे जो कांग्रेस के अलावा किसी दूसरे दल को वोट दे ही नहीं सकते थे। यानी कह सकते हैं कि बुरी से बुरी हालत में कांग्रेस के पास 35% वोट इंटैक्ट बना हुआ था और वही कांग्रेस की असली ताकत थी, जिसके कारण वो लगातार सत्ता में बनी हुई थी। और उसके बाद जब 1980 में मध्यावधि चुनाव होता है तो कांग्रेस वापस भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौटती है, 353 सीटें मिलती हैं।
लगभग 43% वोट मिलते हैं। तो अब सवाल उठता है कि आखिर वो 35% जो कोर वोट था, कट्टर कांग्रेस समर्थक वोट, वो कैसे तैयार हुआ? ऐसे ही तो वे कांग्रेस के साथ नहीं जुड़ गए होंगे, कोई न कोई तो वजह रही होगी। तो उसके पीछे की वजह बताने की जरूरत नहीं है, एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम रहा है वो। देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कांग्रेस ने किया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कांग्रेस और आम जनता दोनों एक हो गए थे, दोनों में कोई अंतर था ही नहीं, और सभी ने मिलकर इस देश को आज़ाद कराया। और उस दौरान जो वैचारिक पुष्टिकरण हुआ, उसी का परिणाम था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस के कई बड़े नेता अलग हो गए, उन्होंने अलग पार्टियां बनाई। आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी। इसके बावजूद कांग्रेस की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि देश की आम जनता के मन में कांग्रेस बसी हुई थी, उसके खून में कांग्रेस बस गई थी। क्योंकि बात सिर्फ आज़ादी के आंदोलन तक ही नहीं थी। देश आज़ाद होने के बाद कांग्रेस ने जिस तरह से देश की बुनियाद रखी, उसके नेताओं ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आप कल्पना कीजिए, आज हम 21वीं सदी में चल रहे हैं, तकनीकी दौर है और अब तो AI आ गया है। इसके बावजूद हमारे नेता, आज के नेता, गाय और गोबर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। मगर जिस समय देश आज़ाद हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम की भीषण विभीषिका का सामना करके उबर भी नहीं पाया था, उस खंडहर पर, उस भग्नावशेष पर खड़े होकर देश का नेता भाखड़ा नांगल बांध बनवा रहा था, IIT की कल्पना कर रहा था, IIM की कल्पना कर रहा था, इसरो की स्थापना कर रहा था, एम्स की स्थापना कर रहा था, पब्लिक सेक्टर की स्थापना कर रहा था। आप सोचिए क्या दृष्टि थी, क्या विजन था उस दौर में, जबकि कोई संसाधन नहीं था देश के पास, सब कुछ खत्म हो चुका था। कांग्रेस के नेता जिस दिशा में देश को लेकर जाने का खाका प्रस्तुत कर रहे थे, उसके कारण देश की जनता अभिभूत थी। कांग्रेस से अलग होने का कोई कारण नहीं था उसके पास, और उस समय जो मजबूत बुनियाद देश की रखी गई, आज उसी का परिणाम है कि लाख झंझावातों के बावजूद अपना देश खड़ा है। और इस सब का परिणाम ये रहा कि जनता कांग्रेस के साथ बनी रही। और इसके अलावा भी तमाम ऐसी संस्थाएं थी, सामाजिक संस्थाएं, गांधीवादी संस्थाएं, तमाम संस्थाएं ऐसे ऐसे कार्यक्रम चलाती, गांधी के विचारों के प्रचार प्रसार में, गांधी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने के लिए विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में ऐसे ऐसे पीठ थे, ऐसे ऐसे पाठ्यक्रम चलते थे। और उन सब का सम्मिलित परिणाम ये था, देश में जो माहौल बन रहा था, जो वातावरण तैयार हो रहा था, वो पूरा वातावरण कांग्रेस के अनुकूल होता था और वो कांग्रेस को मदद करता था। और ये सिलसिला लगातार चलता रहा तब तक, जब तक कि इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू नहीं कर दिया। आपातकाल लागू होने के बाद देश का पूरा वातावरण, पूरा परिदृश्य बदल गया। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दे दिया, और जितनी गांधीवादी संस्थाएं थी, जितनी सामाजिक संस्थाएं थी, सब जयप्रकाश नारायण के साथ हो खुलेआम। और उसका नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस का जो पूरा इकोसिस्टम था, राजनीतिक इकोसिस्टम, सामाजिक इकोसिस्टम, वैचारिक इकोसिस्टम, वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया। सिर्फ आचार्य विनोबा को छोड़कर बाकी जितने भी गांधीवादी थे, जितने भी गांधीवादी संस्थाएं थी, सब कांग्रेस से अलग हो गई, कांग्रेस के खिलाफ हो गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि सब छिन्न भिन्न हो गए, कोई इधर गिरा, कोई उधर गिरा। और उसमें लाभ अगर किसी को मिला तो संघ और जनसंघ को। देश की राजनीति के इतिहास में पहली बार संघ और जनसंघ को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली, और वो मान्यता किसने दी? सर्वोदयी नेता जयप्रकाश नारायण ने। ये अपने आप में जयप्रकाश नारायण की सबसे बड़ी भूल थी, उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कांग्रेस को सत्ता से हटाने के लिए, इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए एक ऐसे संगठन से हाथ मिलाया जिसकी विचारधारा ने गांधी की हत्या की थी, जिस गांधी के वे शिष्य थे। तो यदि जयप्रकाश नारायण ने संघ को मान्यता न दी होती, संघ को मुख्य धारा में लेकर न आए होते, तो आज जो बीजेपी और आरएसएस का पूरे देश पर कब्जा है, वो हरगिज नहीं होता। तो कह सकते हैं कि आज जो देश की स्थिति है, तो उसके पीछे जो लोग जिम्मेदार हैं, उनमें एक प्रमुख नाम जयप्रकाश नारायण का भी है। हालांकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने भी ऐसा ही किया था,
उन्होंने भी संघ से हाथ मिलाया था, संघीय सरकारें बनाई थी संघ और जनसंघ के साथ मिलकर, और वो तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गए थे। चुनी हुई सरकारें उन्होंने गिराने का काम किया था। पहली बार देश में चुनी हुई सरकार गिराने का काम किया था लोहिया ने। और उसी दौर में उन्होंने वो नारा दिया था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। यानी सत्ता में आने के लिए, या कहें कि विरोधी को सत्ता से हटाने के लिए कुछ भी करना चाहिए, लेकिन ये गांधीवादी तरीका नहीं है, क्योंकि ये नैतिक नहीं है। कि यदि आप अपने प्रतिद्वंदी के प्रति प्रतिशोध की भावना रखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि आपके भीतर विवेक मर चुका है, क्योंकि प्रतिशोध की भावना कभी भी नैतिक नहीं हो सकती, और अनैतिक रास्ता कोई विवेकहीन व्यक्ति ही अपना सकता है। तो लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने जो किया, जो रास्ता अपनाया, वो किसी भी रूप में नैतिक नहीं था। हालांकि दोनों महापुरुषों का देश के लिए जो योगदान रहा है, देश की आज़ादी में जो योगदान रहा है, जो उनका चिंतन रहा है, जो उनकी प्रतिबद्धता रही है, जो उनका वैचारिक दृष्टिकोण रहा है, उस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। मगर जिस तरह इन दोनों महापुरुषों ने संघ और जनसंघ को देश की राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया, वो कहीं से भी गांधीवादी मूल्य के अनुकूल नहीं रहा है। यदि इन दोनों महापुरुषों की आत्मा कहीं होगी तो निश्चित रूप से आज अपने किए पर पश्चाताप कर रही होगी। तो बहरहाल आपातकाल के बाद कांग्रेस का इकोसिस्टम जिस तरह से छिन्न भिन्न हुआ, और उसके बाद उस इकोसिस्टम को वापस पटरी पर लाने का मौका नहीं मिला, क्योंकि 1982 में आचार्य विनोबा का निधन हो जाता है, उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी का निधन हो जाता है, और उसके बाद कांग्रेस में जो पीढ़ी आती है, राजीव गांधी, एक लंबा जनरेशन गैप सामने आता है। क्योंकि इंदिरा गांधी स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदार रही है, उन्हें कांग्रेस की जड़ों का पता था कि उसकी जड़ें कहाँ कहाँ जुड़ी हुई हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए भी वे अक्सर पवनार आश्रम पहुंच जाती थी, विनोबा के पास। कई बार वहां वो दिन भर रहती थी, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उनके साथ बात करती थी, एक आम गांधीवादी कार्यकर्ता की तरह आश्रम में बिताती थी, और फिर उसके बाद वे दिल्ली लौट आती थी। तो वे इन सारी चीज़ों को जानती थी, और इसलिए वे इसे सहेजने की पूरी कोशिश करती थी। मगर जैसे ही कांग्रेस में राजीव गांधी का दौर शुरू होता है, एक जनरेशन गैप आता है, और चूंकि कांग्रेस का इको सिस्टम आपातकाल के कारण पहले ही छिन्न भिन्न हो चुका होता है, और इन सब के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे कांग्रेस में गिरावट शुरू होती है। हालांकि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो सहानुभूति की लहर पैदा हुई थी देश में, उसके परिणाम स्वरूप 1984 के आम चुनाव में कांग्रेस ने 414 सीटें जीती थी। पहले चरण में 404 सीटें, और उसके बाद 10 सीटें और जीती थी, जो कि किसी दल के प्रदर्शन का अब तक का रिकॉर्ड है। लगभग 50% वोट कांग्रेस को मिला था। तो 1984 का आम चुनाव भारतीय राजनीति के इतिहास में माइलस्टोन रहा है। मगर वो प्रदर्शन अस्थायी नहीं था, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें भीतर ही भीतर खोखली होती चली गई। कांग्रेस की नई पीढ़ी अपनी जड़ों से कट गई थी, और कांग्रेस का जो कोर वोट था, जो वर्षों के दौरान तैयार हुआ था, वो पीढ़ी धीरे धीरे खत्म होती गई। और इसी दौरान कई नए राजनीतिक दल देश में पैदा हो गए, कई क्षेत्रीय दल पैदा हो गए, जिन्होंने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया बहुजन समाज पार्टी। दलित समुदाय कांग्रेस का एक मुश्त वोट हुआ करता था, क्योंकि कांग्रेस ने दलितों के उत्थान के लिए काफ़ी काम किया था। आज़ादी के आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने दलितों के उत्थान के लिए काम करना शुरू कर दिया था, और जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान में उन्हें विशेष महत्व दिया गया। उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई, दलित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गई, उन्हें ज़मीनें आवंटित की गई, उन्हें घर दिए गए। तो कहने का मतलब तमाम सारी सुविधाएं दलित समुदाय के लिए कांग्रेस की सरकारों ने किया था, और उसके कारण दलित समुदाय पूरी तरह से कांग्रेस के प्रति समर्पित था। एक मुश्त वोट मिलता था दलितों का कांग्रेस को। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज पार्टी का उदय होता है, पूरा दलित समुदाय कांग्रेस से कटकर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका बहुजन समाज पार्टी से मिलता है। इसके अलावा भी कई छोटे छोटे राजनीतिक दल पैदा होते हैं जो कि कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाते हैं।
और उसका नतीजा ये होता है कि कांग्रेस लोकसभा में 40-45 सीटों पर सिमट जाती है। और इन सब के अलावा कांग्रेस ने एक और बड़ी गलती की है, और वो गलती की है सेवा दल को अपना फ्रंटल संगठन बनाकर। आपको पता होना चाहिए कि सेवा दल की स्थापना आरएसएस से भी पहले का है। यदि मैं गलत नहीं हूं तो 1923 में सेवा दल की स्थापना हुई और आरएसएस की स्थापना 1925 में। तो सेवा दल आरएसएस से पुराना संगठन है, मगर दोनों में अंतर ये है कि सेवा दल कांग्रेस का फ्रंटल संगठन बन करके रह गया और आरएसएस बीजेपी का फ्रंट संगठन। आरएसएस ने अपने राजनीतिक दल बनाए, जनसंघ की स्थापना की, फिर जनसंघ बीजेपी में बदल गया, मगर सेवा दल कांग्रेस का फ्रंटल संगठन बन करके रह गया, यानी कांग्रेस के अधीन एक संगठन। और जिन लोगों ने वो दौर देखा होगा उन्हें याद होगा कि जब कांग्रेस अपने उफान पर थी तब सेवा दल भी अपने उफान पर था। सेवा दल के कार्यकर्ता शहरों में, नगरों में, मोहल्लों में हर जगह दिख जाते थे, जगह जगह शिविर लग। मगर आज सेवा दल की क्या स्थिति है? और ये स्थिति होना स्वाभाविक था, क्योंकि जब उसका मुख्य संगठन ही सिमट गया, मुख्य पार्टी ही सिमट गई, कांग्रेस ही सिमट गई, तो उसके अधीन काम करने वाले संगठन की ये गति तो होनी ही थी। तो यदि सेवा दल एक स्वतंत्र संगठन के रूप में रहा होता, स्वतंत्र तरीके से काम कर रहा होता, कांग्रेस और सेवा दल के अंतर संबंध रहते, दोनों एक दूसरे की मदद करते, जैसे कि आरएसएस और बीजेपी एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वो भी कांग्रेस के लिए कैडर तैयार करता, कार्यकर्ता तैयार करता, कोर मतदाता तैयार करता, नेता तैयार करता। और वो नेता, वो कार्यकर्ता जब कांग्रेस में आता तो वो कांग्रेस के लिए भी समर्पित रूप से काम करता और उससे कांग्रेस को बड़ी मदद मिलती। मगर ऐसा नहीं हुआ और इन सब का सम्मिलित परिणाम ये हुआ कि आज कांग्रेस मुश्किल से 21% वोट पर सिमट गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 21% से थोड़ा ज़्यादा वोट मिला था और इस 21% में कांग्रेस का अपना कोर वोट कितना है? हमें लगता है कि 10% से ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जो वोट है वो कांग्रेस के नेताओं का वोट है, जो कांग्रेस में तरह तरह जातीय समूह के नेता हैं उनका वोट है, उनके समर्थक वोट हैं। कुछ वोट परिस्थिति जन्य हैं, मुद्दों के आधार पर कांग्रेस के साथ जुड़ गए हैं। जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में संविधान का मुद्दा उठ गया, आरक्षण का मुद्दा उठ गया, उसके कारण जो दलितों का वोट था, जो कि बसपा का वोट माना जाता है परंपरागत, वो कुछ वोट कांग्रेस को मिल गया। लेकिन अगले चुनाव में भी वो वोट कांग्रेस के पास रहेगा कह नहीं सकते, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वे लोग बीजेपी को हराने के लिए वोट करना चाहते थे और उन्होंने उसके लिए कांग्रेस को वोट कर दिया, या कहें कि इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया। तो इस तरह के वोट से कांग्रेस सत्ता में नहीं आ सकती, और यदि खुदा न खास्ते आ भी गई तो टिक नहीं सकती, क्योंकि हरियाणा में क्या हुआ? हरियाणा में यही हुआ। हरियाणा में पूरा माहौल कांग्रेस के पक्ष में था, हर किसी की जुबान पर था कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, मगर जब परिणाम आया तो कांग्रेस हार गई। और वो क्यों हारी? कांग्रेस की एक प्रमुख नेता थी जिनके आचरण से बार बार ये संदेश गया कि वो नाराज है। चूंकि एक विशेष जाति समूह की वो प्रमुख नेता है, बड़ी नेता है, तो उनका जो समर्थक वोट था उसे जब ये पता चला कि उनकी नेता ही नाराज है तो वो कांग्रेस से कट गया, कांग्रेस को वो वोट नहीं मिला और उसका नतीजा हुआ कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई, जीतते जीतते हार गई। तो कहने का मतलब इस तरह के वोट से कांग्रेस नहीं जीत सकती। कांग्रेस का कोई नेता जीत सकता है जिसके समर्थक वोट होंगे, कोई ऐसी परिस्थिति बन जाए जिसके कारण कांग्रेस चुनाव जीत सकती है, लेकिन वो जीत अस्थायी नहीं होगी। यदि कांग्रेस को अस्थायी तौर पर जीतना है और उस जीत को बरकरार रखना है, बार बार बरकरार रखना है, तो उसे अपना कोर वोट तैयार करना पड़ेगा और एक ऐसा वोट जो किसी नेता के कारण प्रभावित न हो, चाहे कोई भी पार्टी में आए या पार्टी से बाहर जाए। तो इस तरह का कोर वोट, जिसे कि कट्टर समर्थक वोट कहते हैं, वो कांग्रेस को तैयार करना पड़ेगा। तो अब सवाल उठता है कि ये वोट तैयार कैसे होगा? तो इसका तरीका वही है, जिस तरीके से ये वोट खिसका है उसी तरीके से वापस जुड़ेगा। तो कांग्रेस को सबसे पहला काम करना चाहिए, जो उसका फ्रंटल संगठन है सेवा दल, उसे स्वतंत्र कर दे, अब से भी अपनी गलती को सुधार ले।
उसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो गांधीवादी संस्थाएं हैं, उनके साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताज़ा करें। क्योंकि जो सरकारी संस्थान रहे हैं, विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, जो कि समाज के लिए, सांप्रदायिक सौहार्द के लिए काम करते रहे, उन पर तो अब बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो चुका है। उसका तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर सकते। मगर जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो गांधीवादी संस्थाएं हैं, उनके साथ कांग्रेस अपने संबंधों को तरोताज़ा कर सकती है। हालांकि संस्थाओं में भी भारी गिरावट हुई है, लोग बचे नहीं हैं, वैचारिक लोग नहीं रह गए हैं, लेकिन अभी भी खंडहरों में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी विरासतें बची हुई हैं जिनके माध्यम से पुरानी जड़ों को जिंदा किया जा सकता है। और यदि ऐसा होता है तो धीरे धीरे बात पटरी पर आ सकती है। संभावनाएं अभी भी बची हुई है, संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि इनमें से कुछ गांधीवादी संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी स्थापना ही कांग्रेस के प्रस्ताव से हुआ है। मगर शायद ही कांग्रेस के लोगों को ये बात पता होगी। और रही आरएसएस और बीजेपी की बात, तो वो तो चाहती ही है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम इसी तरह से छिन्न भिन्न बना रहे और वो बारी बारी से एक एक करके सबको निपटाता रहे, क्योंकि कई गांधीवादी संस्थाओं पर वो कब्जा कर चुकी है। बनारस में सर्व सेवा संघ के परिसर को ढहा दिया। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जिस जयप्रकाश नारायण ने संघ और जनसंघ को राजनीति की मुख्य धारा में लाने का काम किया, उनकी बनाई संस्था को भी इस सरकार ने नहीं बख्शा। गांधी विद्या संस्थान, उसे भी ध्वस्त कर दिया। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ पर कब्जा कर लिया। तो कहने का मतलब यदि कांग्रेस को अपना कोर वोट तैयार करना है तो उसे ये सारे काम करने पड़ेंगे। सेवा दल को स्वतंत्र बनाना पड़ेगा। जो सामाजिक और गांधीवादी संस्थाएं हैं, उनके साथ अपने संबंधों को फिर से ताज़ा करना पड़ेगा। और इसके अलावा उसे अनौपचारिक अभियान चलाने पड़ेंगे जनसंपर्क के, क्योंकि कांग्रेस जिस तरह के अभियान चला रही, बड़ी बड़ी रैलियां, बड़ी बड़ी यात्राएं, बड़ी बड़ी सभाएं, इन सब की अपनी ज़रूरत है, इन सब का अपना महत्व है, इन सब से माहौल भी बनता है। मगर इन जाहिर सभाओं में, इन जाहिर रैलियों में कौन लोग आते हैं? जो लोग आपको चाहते हैं, जो लोग किसी न किसी रूप से आपसे जुड़े हुए हैं, चाहे आपके नेताओं से जुड़े हुए हैं, आपके लोगों से जुड़े हुए हैं। उस बहाने से वे आपकी रैलियों, आपकी सभाओं, आपके कार्यक्रमों में आते हैं। तो जो लोग आपके साथ पहले से ही जुड़े हुए हैं, यदि वही लोग आपके कार्यक्रमों में, आपकी सभाओं में आते हैं, तो फिर इससे आपको क्या लाभ हो रहा है? आपको तो ऐसे लोगों को जोड़ना है जो आपसे नहीं जुड़े हुए हैं। और जाहिर तौर पर ऐसे लोग आपकी जाहिर सभाओं में, जाहिर रैलियों में नहीं आएंगे, क्योंकि किसी न किसी कारणवश वो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। हो सकता है वे अनजाने में आपको पसंद न कर रहे हो, उनके मन में आपके प्रति कोई भ्रम हो, कोई गलतफहमी हो। तो जब वो आपके पास आएंगे ही नहीं, तो फिर वो आपसे जुड़ेंगे कैसे? उन्हें आप जोड़ कैसे पाएंगे? तो आपकी ज़रूरत है ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसे लोगों को अपने साथ जोड़ना। और ऐसे लोगों के पास जाने के लिए, ऐसे लोगों को जोड़ने के लिए अनौपचारिक होना पड़ेगा, अनौपचारिक तरीके से इन लोगों के पास जाना पड़ेगा। जिस तरह के अभियान आरएसएस चलाता है, छोटी छोटी बैठकें गाँव में, कस्बों में, घरों में, पारिवारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, सांस्कृतिक आयोजन, तरह तरह के आयोजन करने पड़ेंगे। और फिर ऐसे कार्यक्रमों के माध्यमों से, ऐसे अभियानों के जरिए आपको अपनी बात उन लोगों तक पहुंचानी होगी जो आपको पसंद नहीं करते। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि हमारी जानकारी तो कांग्रेस के बारे में झूठी है, गलत है, हम तो भ्रम में थे, जब उनकी आंखों से भ्रम का पर्दा हटेगा, तब जाकर के वे आपके साथ जुड़ेंगे। और इस तरह का बदलाव जब किसी के मन में होता है, अस्थायी होता है। और कांग्रेस को ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है, ऐसे ही कोर वोटों की ज़रूरत है। कम से कम 25% कोर वोट चाहिए कांग्रेस को, कट्टर समर्थक। तो यदि 25% कट्टर समर्थक वोट कांग्रेस के पास हो जाए या किसी भी दल के पास हो जाए, तो वो आराम से 10 से 15% वोट स्विंग करा लेगा, आराम से। तो यदि 10-15% वोट स्विंग हो जाता है तो ये लगभग 40% वोट हो जाता है। और जिस दल को लगभग 40% वोट मिल जाए, उसे सत्ता से कौन रोक सकता है? बहरहाल कांग्रेस क्या करती है, कैसे अपने आप को पटरी पर लाती है, कैसे अपने आप को जीत के मुहाने तक पहुंचाती है, ये आने वाला समय बताएगा। मगर ये चर्चा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं।
यदि ये चर्चा आपको पसंद आए, ठीक लगे तो इसे लाइक करें, मित्रों परिचितों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इस तरह की चर्चा जब भी हम लेकर के आएँ तो उसकी सूचना तत्काल आप तक पहुंच जाए। तो आज की सभा में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे इसी तरह की किसी और चर्चा के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।